हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। तो एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, समर्पण सीरीज़, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है। इसमें पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट था, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे वो भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या फीचर नहीं कहलाया जाएगा? परमानेंट गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमको पता है, आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है कि जो फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोड है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। रोल ऑफ ऑपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होता है। परमानेंट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में मेनली देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पावर है इज़ डिसेंट्रलाइज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये एकदम उल्टा लिखा है, जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, रेदर वहाँ पे जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटिव होता है। पावर जो है पूरा प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है और ये एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो एजर्शन है वो गलत हो जाएगा। अब रीज़न देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है प्रेसिडेंट हेड होते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो है प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होते हैं। तो ये डिफरेंस है और यही दोनों क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो मेनली जो आप ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो है बाकी इसका एक्सप्लेनेशन से जो है आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा ये, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम एज क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स है। अगला सवाल है हाउ मेनी, राज्यसभा को किस प्रकार से डिसॉल्व किया जा सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको तो पहले ही पता होगा कि राज्यसभा को किसी भी फॉर्म में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। डिसॉल्व जो है वो लोकसभा को किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ द अबव होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि लोकसभा जो है उसके पास ज़्यादा पावर होता है राज्यसभा की तुलना में अमेंड करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास जो है बराबर पावर होता है जब कोई भी अमेंडमेंट लाता होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत है और सही पूछ रहा है। और मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मनी बिल से रिलेटेड जो भी पावर है वो लोकसभा के पास ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ओनली। अगला है कि जो कैग होते हैं वो कौन सा कमेटी जो है एग्जामिन करता है कैग की रिपोर्ट को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। ठीक है। और आपको पता होगा कि अगला सवाल कि स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें मेनली क्या रेशियो होता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर का। तो हम लोगों को पता है कि जो मेनली पब्लिक अकाउंट कमेटी या कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो 15/7 का रहता है कि 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे, 7 जो है राज्यसभा से होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2/1 के फॉर्म में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि जो एस्टिमेट कमेटी है उसके कितने मेंबर होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एस्टिमेट कमेटी जो है सबसे लार्जेस्ट कमेटी है, तो इसका मेंबर जो है 30 होंगे और बाकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके 22 मेंबर होते हैं। और ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला सवाल है कि 4 स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, इसमें सही बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि डिस्प्यूट जो होता है बिटवीन यूनियन और द यूनियन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में था। डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनी यूनियन टेरिटरी, ऐसा तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये तो हम लोग एलिमिनेट पहले कर लेते हैं। तो 2 को एलिमिनेट कर लेंगे तो इसका आंसर ही निकल जाता है। फिर भी हम लोग तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट और चौथा ऑप्शन है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है और फंडामेंटल राइट भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और आर्टिकल्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारा आर्टिकल दिया हुआ है। अभी जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल को आप एक बार देख लीजिएगा। और गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल तो बिल्कुल देखिएगा क्योंकि वो न्यूज़ में है।
तो सवाल है कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन और डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये आर्टिकल 71 से रिलेटेड है, 100 के नीचे ही होगा, तो ये तो ईजिली मैच हो जाता है 1 का 1। इससे क्या आंसर निकल सकता है, हम लोग 50-50 कर लिए। सेकेंड ऑप्शन है कि जो एपिलिएट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का सिविल केस से रिलेटेड, वो कौन सा आर्टिकल में होगा, तो ये तो 112 का 3 दिखा रहा है, तो ये 133 हो जाएगा। तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सबको पता होगा कि 143 आर्टिकल, और इससे हमारा जो है आंसर क्रैक हो जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट पे बचता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो ये आर्टिकल 129 के तहत कहा गया है। तो सारे आर्टिकल को आप नोट कर लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत हेल्प करने वाला है आपका ये। अगला क्वेश्चन है कि इट्स अ बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ऐसा तो कहीं पे बाइंडिंग नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट को अगर प्रेसिडेंट कोई भी ओपिनियन मांगते हैं तो क्या ये बाइंडिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है, ना ही प्रेसिडेंट पे ये बाइंडिंग है, तो ये पहला ऑप्शन तो पक्का ही गलत हो जाता है। सेकेंड है कि एनी रेफरेंस रिसीव्ड अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज हेडेड बाय द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही है कि एटलीस्ट 5 जजों की बेंच जो है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाले केस को देखती है, तो इसमें फुल बेंच तो होता है। दूसरा तो पक्का सही है। तीसरा है कि ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्रेस होता है ऑन द रेफरेंस रिसीव्ड अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जैसा कि अभी पहले स्टेटमेंट में बता रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 किस में है, तो बाकी 2 नंबर में और 3 नंबर पर, यानी कि हम लोग एलिमिनेट कर लिए 1 और 4 को। अब आखिरी ऑप्शन है ओनली 1 रेफरेंस कैन बी सेंड टू द सुप्रीम कोर्ट, एक बार में एक ही जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है एज अ पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक से ज़्यादा मैटर भी भेजा जा सकता है, तो चौथा भी एलिमिनेट कर लेंगे हम लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब आपको पता होगा कि अभी तक जो है प्रेसिडेंट 14 ऐसा इंस्टेंस आया है जहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग चुकी है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से ऐसा केस था जिसके तहत जो है जुडिशियल रिव्यू वाला जुडिशियल रिव्यू का जो प्रैक्टिस है, जो केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू का बेसिक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल को प्रैक्टिस किया गया था। केशवानंदन भारती केस में ये दिया गया था स्टेटमेंट, लेकिन किस में प्रैक्टिस किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस। वहाँ पे सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था एज अ बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब NJAC जो होता है, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो पूछ रहा है कि जे का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जे मतलब जुडिशियल हो जाएगा, तो बहुत ईजी केस है जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था, बाद में जो है इसको नल वॉइड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। अब अगला क्वेश्चन है अजर्शन रीजन से संबंधित कि जो डिसीजन होता है, डिसीजन एंड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग होता है जितना भी अथॉरिटी है, सिटीजन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है स्टेट के। बिल्कुल सही बात है, जिस भी एरिया में जो है अगर वो दिया गया है जजमेंट बाय हाई कोर्ट तो वो बाइंडिंग होगा ही होगा, और हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 14 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो कौन से साल में पास हुआ था, तो ये 2010 में पास हुआ था। क्यों पास हुआ था, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और सेटलमेंट करना था जो भी डिस्प्यूट था इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 157-58 के तहत पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिस्क्राइब्ड मेजर नहीं है जो कि प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के लिए आते हो, कि नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड अपॉइंटमेंट मेजर, तो ठीक है। तो पहला है कि क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो पक्का होता है, उनको होना चाहिए। उनको होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। एज जो होता है उनका 35 ईयर होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ही शुड बिलोंग टू द स्टेट इन विच ही इज़ टू बी अपॉइंटेड, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जिस भी राज्य के गवर्नर होते हैं वो बेसिकली दूसरे राज्य से आते हैं। तो अभी आप बताइए कि बिहार के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है, और आप एक ये भी बताइए कि अभी तक कौन कौन ऐसे गवर्नर रहे हैं बिहार के जो कि आगे चल के देश के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। एक आपको चलो बता देते हैं, कुछ समय पहले ही थे, रामनाथ कोविंद जी। आपको एक और बताना है।
द इनोमिनेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस। जो पूछा जा रहा है कि अलाउमेंट और अलाउंस जो होता है गवर्नर का, उनको उसको जो है उनके ऑफिस के टाइम पे जो है रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता है, ना ही गवर्नर के अगेंस्ट में और ना ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो दूसरा ऑप्शन तो पक्का गलत हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ओनली। अब अगला सवाल है फिर आर्टिकल से रिलेटेड, जो जुडिशियल पावर होता है, जो जुडिशियल पावर होता है गवर्नर का, वो कौन से आर्टिकल में है? तो 161 आर्टिकल में, हाँ 161 आर्टिकल में ही गवर्नर का जुडिशियल पावर है, या 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है कि जो पावर है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, तो ये सबको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत लाते हैं, और गवर्नर जो है 213 के तहत लाते हैं। तो 2 का 4 से क्या ये क्रैक हो रहा है? ये क्रैक हो जा रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। फिर भी हम लोग 2 देख लेते हैं। जो असेंट टू बिल वाला है वो 200 आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो तमिलनाडु वाला केस आया है उसके बाद से। और ये आखिरी है कि पावर टू समन, एडजर्न और डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 174। अब बोला जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर कर सकते हैं, कि सर्टेन उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो वो आर्टिकल है 163। अब अगला सवाल है, पूछा है आर्टिकल 164 के तहत जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। अच्छा, ये सवाल रह गया कि ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर का प्रोवाइड करेंगे जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट गवर्नर को, ये कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो ये आर्टिकल 167 है। अब अगला सवाल है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है स्टेट का, वो जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का जो जितना भी नंबर होता है, मान लीजिए बिहार का विधानसभा का नंबर 243 है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा विधान परिषद, उसका नंबर आधा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर 243 वहाँ है तो काउंसिल का नंबर इतना है क्या? ये नहीं हो सकता है, तो ये गलत है पक्का। और गवर्नर जो होते हैं वो चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अब पूछा जा रहा है कि अभी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं लोकल बॉडी से? तो लोकल बॉडी से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर जो होते हैं आते हैं। अब बाकी और भी इससे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कर लीजिए कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से वो भी 1/3 होते हैं, लोकल बॉडी से तो 1/3 है ही। इसके अलावा जो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे वो 1/6 होगा। इलेक्टेड बाय टीचर फॉर द 3 years वो भी 1/12 होंगे, और जो हम जैसे ग्रेजुएट होते हैं वो भी 1/12 को इलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब अगला सवाल है फिर से आर्टिकल से रिलेटेड कि जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अब जो डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है कौन सा आर्टिकल है? कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता होगा कि आर्टिकल 170 से है, तो 3 का 2 है कहीं पे, 50-50 हम लोग खेल लेते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का 170 था, तो काउंसिल का 169 होगा, तो ये यानी कि हम लोग 3 और 4 के बीच में 50-50 खेल चुके हैं। अब पहला यानी कि पता होगा तभी आप इस सवाल का सही आंसर दे सकते हैं। तो पहला का जो है टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आर्टिकल 172 में दिया हुआ है, और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 174 में दिया हुआ है। तो इससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हालांकि मुश्किल है आर्टिकल को याद रखना, लेकिन एक बार अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कितना हो सकता है? तो पता है कि मैक्सिमम 500 हो सकता है और मिनिमम जो है 60 होता है, और सिक्किम जो है वहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि 32 ही है वहाँ पे, क्योंकि छोटा राज्य है। अब पूछ रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है पार्लियामेंट के द्वारा, बेसिक रेजोल्यूशन बस पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली से तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही सिंपल मेजोरिटी, ना ही स्पेशल मेजोरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो आर्टिकल 368 का कोई भी यूज़ वहाँ पे नहीं होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कौन से साल में स्टार्ट हुआ? तो 1952 में हुआ था। इसके बाद ही जो है बलवंत राय मेहता कमेटी जो है आई थी, जिसके बाद पंचायती राज जो है हर एक राज्य में शुरू हुआ था। और आप बताइए कि सबसे पहले कौन से राज्य में पंचायती राज शुरू हुआ था?
तो अगला सवाल है कि आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कौन है, कौन सा कमेटी है। तो हम लोग अभी डिस्कस की कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो आर्किटेक्ट है पंचायती राज से रिलेटेड। अब अगला सवाल है कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है पंचायती राज से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जीवी के राव कमेटी आती है, उसके बाद एलन सिंघवी कमेटी आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देती है पंचायती राज को। इसके बाद जो है आपका गाडगिल कमेटी आती है 1988 में, और फिर लास्ट में जो है थुंगन कमेटी आती है। और आपको एक कमेटी और पता होना चाहिए, सादिक अली कमेटी, वो भी पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जीवी के राव 1985 में है, एलन सिंघवी 86 में है, उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था, राजीव गांधी की सरकार थी। लेकिन बाद में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था जब नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो आपको याद रखना है कि कौन सा कमेटी के समय ये दिया गया था और जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अब अगला सवाल है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पास हुआ था तो कौन से साल में हुआ था। तो आपको पता होगा कि 1992 में ये हुआ था, 73rd और 74th दोनों ही। अब पूछ रहा है कि जो 11th शेड्यूल है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था तो उसके बाद 11th शेड्यूल भी आया और 74th से 12th शेड्यूल भी आया। तो पूछ रहा है कि 11th शेड्यूल में जो है टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल जो है 29 सब्जेक्ट्स है। अब आप बताइए कि 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब अगला सवाल है कि 11th शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट नहीं मेंशन है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा ही, बिल्कुल होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग और वॉलेंट्री एडुकेशन जो है, वोकेशनल एडुकेशन, ये तो होगा ही कि वोकेशनल एडुकेशन तो दिया जा रहा है लोकल लेवल पे, और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। लेकिन हायर एडुकेशन क्यों होगा? हायर एडुकेशन तो स्टेट और सेंटर का काम है ना, ये लोकल बॉडी में कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। अब पूछा है पार्ट 9A से जो है कौन सा पार्ट 9A जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। अब पार्ट 9 जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, पार्ट 9A किस चीज़ से रिलेटेड होगा? म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड होगा, तो 74th ही होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 74th। अब पूछ रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? एकदम डिसेंट्रलाइजेशन को करेगा, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जो कि गांधीयन आइडिया था कि विलेज पंचायत पे फोकस करा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब बोल रहा है अगला सवाल 35 नंबर की प्रोविजन रिगार्डिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट और पंचायती राज, ये आर्टिकल 243D में है। बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 243D जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट का बात करता है। लेकिन क्या आर्टिकल 343B जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का बात करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आई गेस, हाँ, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत वो बात करता है। तो दो तो पक्का इसका गलत है, तो ये इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि टोटल अभी कितना यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया में। तो आपको पता होगा कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ है और 8 जो है स्टेट है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में। अगला सवाल है, फिर से आर्टिकल आ गया है, आर्टिकल आप रट लीजिए। ये बहुत ही मुश्किल सवाल हो सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, बट आप इससे याद रख सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो होगा बी। और इससे आपको पता चल जाएगा कि एडल्ट सफ्रेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आर्टिकल 356 से रिलेटेड है कि एडल्ट सफ्रेज की सब जो एडल्ट है उनको एडल्ट सफ्रेज मिला है, सब यूनिवर्सल, फीमेल मेल जितनी भी 18 साल से प्लस एज के लोग हैं उनको समान वोटिंग है, 1 वोट 1 वैल्यू वाला सिस्टम है। अब आप बताइए कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू जो है वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दिया गया था। अगला सवाल है कि एलिमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के पास कौन कौन सा पावर होता है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, जुडिशियल पावर होगा, क्वाजी जुडिशियल पावर होगा और एडवाइजरी पावर होगा। अब आप ये बताइए कि जुडिशियल पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों होगा? वो तो जजेस के पास होता है ना। तो हम लोग बी को एलिमिनेट कर देंगे, तो इससे क्या हमारा आंसर निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है, 1, 3 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा कि क्वाजी जुडिशियल पावर तो है लेकिन जुडिशियल पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता है। अब ईवीएम से रिलेटेड है कि कौन सा कमेटी जो है ईवीएम को इंट्रोड्यूस करने के या स्टार्ट करने के लिए बोला था? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है जो बोला था कि ईवीएम को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि वोहरा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड था? अब पूछ रहा है कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जो है कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्ट 9 के बारे में, तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जो है वो पार्ट 10 से रिलेटेड है। ठीक है, अब आर्टिकल 317 बोल रहा है कि आर्टिकल 317 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि चेयरमैन और अदर मेंबर जो होते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
और दूसरा स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 323 के तहत जो है ड्यूटी होगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो प्रेजेंट करेंगे एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल गलत है। ये अपना जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को नहीं गवर्नर को देते हैं, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो पहला तो पक्का सही है कि वो अपॉइंटमेंट जो है उनका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन अपना वो एनुअल रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को देंगे। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। अब अगला सवाल है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको रिमूव कौन करता है? तो उसको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, लेकिन रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना हो तो वो जो है गवर्नर को करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। एडजस्टेड रीजन फिर से आ गया कि क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन और मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन जो है डिटरमाइन करेंगे प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों करेंगे? प्रेसिडेंट का ये काम नहीं है कि वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी फाइनेंस कमीशन का, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट का जो काम है वो प्रेसिडेंट का है कि चेयरमैन और अदर मेंबर को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो फाइनेंस कमीशन के होते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो परमिट विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पैसा निकालने की बात क्यों करेंगे? वो तो डिसाइड करते हैं ना कि कैसे एलोकेशन ऑफ फंड हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है फंड। तो दूसरा स्टेटमेंट वही कर रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शेयर ऑफ टैक्सेस कलेक्टिंग अमंग द स्टेट। ये सही है। कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन एड। ये भी बिल्कुल कंसीडर करते हैं कि जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं स्टेट की ग्रांट इन एड में, वो सबका देख रेख करते हैं। लेकिन फिर आगे आता है कि मॉनिटर करते हैं रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कि जो भी टैक्स को कलेक्ट किया जा रहा है एज पर द बजट प्रोविज़न। ये काम जो है मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना ये कैग का है, ना कि फाइनेंस कमीशन का है। तो चौथा भी गलत हो जाता है, पहला भी गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो 2 सही है, 2 गलत है। अब पूछ रहा है कि गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल था 279A। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब पूछा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है कौन से साल में फॉर्म हुआ था? अब आप याद कीजिए कि जो एजुकेशन वाला था वो 86 से था 2002 में, तो शेड्यूल्ड ट्राइब भी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था आई गेस, तो वो 2004 के आसपास होगा। ये तो बहुत पुराना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 3 के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। बाकी जितने भी आएंगे स्टैट्यूटरी बॉडी होंगे, और सिर्फ ये 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो है वो कौन से साल में फॉर्म हुआ था? तो आपको पता होगा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है ये बैकवर्ड कास्ट वाला कमीशन आया था, तो वो ये 2018 के आसपास आया था। तो ये 2018 और 1993 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब ये पेज थोड़ा ब्लर है तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आपको PDF मिल जाएगा, आप उससे अच्छे से पढ़ लेना। अब पूछा जा रहा है कि कैग जो है अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं एनुअली? तो प्रेसिडेंट को करते हैं, जाहिर सी बात है। अगला सवाल है कि जो पार्लियामेंट राइट टू एड्रेस पार्लियामेंट, किसके पास राइट है कि पार्लियामेंट को एड्रेस कर सके? तो ये ऑप्शन से सॉल्व होगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है कि वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे? ऐसा तो नहीं है। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है? नहीं है। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पास है? नहीं है। अटॉर्नी जनरल के पास है? बिल्कुल है कि वो एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को, वो प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बस वो वोट नहीं करते हैं पार्लियामेंट के अफेयर्स में। ठीक है। अगला है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है कौन सी बॉडी है? तो अभी हमने बताया कि जो 3 बॉडी को छोड़ के बाकी सारी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि 1992 में फॉर्म किया गया था। अब कैग से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो कैग जो है आर्टिकल 148 में मेंशन है और अटॉर्नी जनरल जो है 76 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन है। 76 में अटॉर्नी जनरल एंड 148 में जो है कैग। अब पूछा जा रहा है कैग के बारे में सही क्या है? तो कैग जो है प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं एनुअल फाइनेंशियल बजट का ये प्रेजेंट करने का काम कैग का है क्या? नहीं, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। अब अगला सवाल है कि जो ऑडिट करना है अकाउंट को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का एंड सर्टिफाई करता है नेट टैक्स प्रोसीड, तो ये बिल्कुल यही काम तो कैग का है और यही स्टेटमेंट उठा के दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि रेगुलेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उनका नहीं होगा। अब अगला सवाल है कि CBI जो है एज पर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट उसको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, हु अपॉइंट CBI एज पर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट? तो ये एक हाई कमिश्नर कमेटी होती है जो कि इसको अपॉइंट करती है। अब पूछा जा रहा है कि कैग का टेन्योर क्या होता है? तो 6 साल 65 साल जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये सही आंसर हो जाएगा पहला।
अब पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, ये सेंटर के लिए। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछा जा रहा है, क्या सही नहीं है, ये पेज थोड़ा ब्लर होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगेन। ही इज़ अ मेंबर ऑफ हाउस, क्या वो मेंबर ऑफ हाउस होते हैं, देखते हैं। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, बिल्कुल करते हैं। और ही हैज़ द राइट टू, एक ऑडियंस की तरह जो है किसी भी कोर्ट में अंडर आर्टिकल 75(3) वो पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, तभी तो वो जो है वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वो वोट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो पहला ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। इसमें नॉट पूछा था कि नॉट करेक्ट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल से पूछ रहा है कि वो उनका क्वालिफिकेशन जो होता है किसके सिमिलर होता है, क्या वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है, या सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, लोकसभा के मेंबर के बराबर, या फिर बार काउंसिल के मेंबर के बराबर। तो वो सबसे लॉ ऑफिसर है ना, इंडिया के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होंगे। तो एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ही वो अटॉर्नी जनरल बनने के योग्य होंगे, ठीक है। नॉट फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या फंक्शन नहीं है एडवोकेट जनरल का, तो एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर में होते हैं। एडवोकेट जनरल का क्या काम नहीं होगा, क्या वो सालसा के चेयरमैन होंगे, वो सालसा के चेयरमैन नहीं होते, वो हाई कोर्ट के जज जो है वो सालसा के चेयरमैन होते हैं। बाकी सारा जो है इसमें सही है कि वो एडवाइस करेंगे स्टेट को, जो भी लीगल मैटर है या फिर जो भी परफॉर्म करेंगे लीगल ड्यूटी, गवर्नर उनको बोलते हैं, और स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सालसा के जो चेयरमैन होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अब पूछा जा रहा है कि एडवोकेट जनरल का जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, तो एडवोकेट जनरल का टेन्योर कुछ भी नहीं होता है, वो गवर्नर के जो है प्लेजर पे जो है काम करते हैं। नीति आयोग जो है किस प्रकार की बॉडी है, क्या वो टॉप बॉटम अप्रोच है या बॉटम अप अप्रोच है, तो यही दोनों में कन्फ्यूजन होगा। आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच वाली थी, कि एक बार ऊपर से काम करना है ताकि नीचे के लोग तक वो काम पहुंच जाएगा। लेकिन नीति आयोग मानती है कि नहीं, पहले हम लोग को नीचे लेवल पे सुधार लाना होगा, अगर नीचे लेवल पे सुधार आता है तो ऊपर लेवल पे अपने आप जो है सुधार आ सकता है। इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि बॉटम अप अप्रोच पे है नीति आयोग काम करती है। अब पूछा है नीति आयोग के बारे में कि सही क्या नहीं है ऑब्जेक्टिव उसका, तो नीति आयोग जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करती है, ये तो बिल्कुल इसका काम है। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल करेंगे। अलोकेट करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फाइनेंस क्यों अलोकेट करेंगे, ये काम तो है नीति आयोग का नहीं हो सकता है, क्योंकि नीति आयोग तो ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये काम तो वो बिल्कुल ही नहीं कर सकती है। तीसरा ही गलत हो जाएगा और यही सही आंसर है कि नॉट करेक्ट। बाकी तीनों जो है उसकी ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी है गवर्नमेंट का, वो बनाती है। अब पूछा है कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन जो है वो नीति आयोग के कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया साहब जो है वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। अब बताइए आपकी प्रेजेंट टाइम में जो है नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। अब अगला सवाल है, विच बॉडी रिप्लेस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एज अ की प्लेटफॉर्म टू सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग। एनडीसी को कौन रिप्लेस किया था, तो आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन को जो है नीति आयोग रिप्लेस किया था, और एनडीसी को जो है वो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल जो है रिप्लेस किया था, ठीक है। अब फंक्शन क्या नहीं है एनएचआरसी का, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या फंक्शन नहीं होगा, वो सारे काम कर सकेगा, लेकिन क्या वो किसी को पनिश कर सकेगा, अरेस्ट कर सकेगा, तो वही होगा पनिशिंग द वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट। ये काम तो है ये नहीं कर सकता, ये कोर्ट में हो सकता है। तो ये बाकी एडवाइस दे सकता है, क्वेरी कर सकता है, प्रमोट करेंगे ह्यूमन राइट अवेयरनेस, लेकिन वो किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट जो है किस तरीके का केस को वो देख सकते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन में ओनली लगा हुआ है, लेकिन एकमात्र ऑप्शन है जहाँ ओनली नहीं लगा हुआ है। ओनली से क्या समझ में आता है कि ओनली व्हेन विक्टिम फाइल करेगा कंप्लेन, क्या सिर्फ विक्टिम फाइल करेगा कंप्लेन तभी वो उस केस को देख सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए वो सुओ मोटो कर सकते हैं, चाहे वो कंप्लेन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कोर्ट दे रहा है, या अपने आप किसी भी प्रकार से हो वो कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, अभी मैंने बताया कि 1992 में जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब अगला सवाल है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड ये क्या सही है। अब राइट टू एजुकेशन जो है 2019 में आया था, उसके लिए बिल्कुल सही बात है। लेबर लॉ आया था, लेबर लॉ प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये सही है। तो सारा का सारा जो है चाइल्ड राइट से सही है।
अब अगला सवाल है कि सीबीसी जो है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। तो सीबीसी जो है शांताराम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, जिसका कि मेन काम था कि किस तरीके से जो है करप्शन से मुक्त बनाया जा सके अपने समाज को, तो करप्शन फ्री करना था। तो क्या सीबीसी जो है इंडिपेंडेंट पावर है उसके पास? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, सीबीसी के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। वो स्टैट्यूटरी पावर जो है उसको 2003 में ग्रांट हुआ था। तो इसलिए पहला तो ऑप्शन पक्का गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले सवाल पे। पूछा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि 3 ही कमीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखती है, और इसका ऑप्शन पहला लिखा है कि इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो इससे क्या हमारा आंसर निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हम लोग को पता चल जाता है। फिर भी हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है उसका क्या काम होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक तरीके का वो बॉडी है जो कि सेफगार्ड करता है माइनॉरिटीज़ के राइट को, और इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी वेलफेयर स्कीम है माइनॉरिटी के लिए उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो 2-3 सही है, आप इसको पढ़ लीजिए। फिर आता है ये क्वेश्चन, देखिए इसके ऑप्शन की वजह से ये बहुत ईजी हो जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका क्या काम होगा? अपील अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सेंटर। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऑप्शन इतना ईजी है कि ये सॉल्व हो जाएगा। जो सेंटर से रिलेटेड होगा उसका अपील को देखेगा। स्टेट इन्फॉर्मेशन क्या करेगा? अपील अगेंस्ट जो स्टेट से रिलेटेड होगा। तो पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, और एक ही ऑप्शन है जो कि बी में, और इससे ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। और तीसरा है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। अब पूछ रहा है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में सही नहीं है। अब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है तो क्या उसको स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करेंगे या फिर प्रेसिडेंट करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट तो नहीं होगा। और इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो दूसरा तो पक्का सही नहीं होगा, बाकी तीनों जो है वो सही होगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनके पास पावर होते हैं कि वो जो भी मैटर होते हैं आरटीआई से रिलेटेड विद इन स्टेट उसको देख सकते हैं, और वो स्टेट को जो है टेन्योर ऑफ स्टेट उसका जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो है निर्धारित करेगा कि जो टेन्योर है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट का जो बात होता है, जो उनको चुनने का बारी होता है, वो गवर्नर करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। अब पूछ रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 में क्या चेंज आया था। अब देखिए क्या बोल रहा है कि CIC को रिमूव कर दिया गया था, SIC को रिमूव कर दिया गया था, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है उनके ऊपर RTI को अच्छे से कर दिया गया था कि कोई भी पार्टी जो है उनको जो है चेक एंड बैलेंस रहेगा, उसके ऊपर कोई भी पब्लिक जो है उनसे जानकारी ले सकता है। तो ऐसा तो नहीं किया गया था, ये ऐसा कर दिया गया था जिसकी वजह से भारी बवाल हो गया था कि जो टेन्योर है और सैलरी है CIC और SIC का वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अंदर आ गया था। अब बताइए SIC भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया था, तो ये जो चेक होता है गवर्नमेंट जो है RTI के ऊपर रखने लगी थी, जबकि RTI बनाया गया था ताकि सरकार जवाबदेही हो लोगों के प्रति। तो ये इसका सही आंसर हो गया डी। अब CBI से रिलेटेड पूछ रहा है कि CBI जो है शांताराम कमेटी के द्वारा फॉर्म हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। अब CBI जो है इन्वेस्टिगेट करती है रिलेशन रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम और स्पेशल क्राइम। अभी जब शांताराम कमेटी के बारे में बता रहे थे तो यही चीज़ था। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल में हम लोग आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। चीफ ब्यूरो CBI से रिलेटेड है कि CBI जो है किसी भी केस को जो है कैसे इस स्टेट के बिना कंसेंट के जो है कौन सा कोर्ट जो है उनको डायरेक्ट करता है कि आप बिना किसी कोर्ट के भी कौन सा कोर्ट जो है उनको डायरेक्ट करता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं विदाउट स्टेट का कंसेंट। जैसे कि हम लोग रिसेंटली सुन रहे होंगे वेस्ट बंगाल वाले केस में कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो है परमिशन नहीं लिया गया और वहाँ पे जो है CBI अपना काम करने लगी थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो दोनों के पास जो है ये पावर है कि वो ये राइट देती है CBI को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इतना पावर नहीं होता है। अब अगला सवाल है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे लोकपाल के। तो लोकपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPSC में भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था लोकपाल से रिलेटेड, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पहले चेयरमैन जो थे इसके थे PC घोष। क्या सही नहीं है लोकपाल से रिलेटेड, तो लोकपाल जो है कंसिस्ट करते हैं चेयरमैन और 8 अदर मेंबर। ये बिल्कुल सही बात है, चेयरमैन होंगे, 8 मेंबर होंगे, जिसमें कि 50% जो होंगे वो SC ST कम्युनिटी, OBC माइनॉरिटी वुमेन कैटेगरी से आते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। और तीसरा दिया है कि चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। सिर्फ चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे ऐसा नहीं है, जो प्रेजेंट टाइम में एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं उनको भी ये जो चेयरमैन है वो बनाया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। लोकपाल के पास जो है
इतना पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट के वो भी जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं, बट सम एक्सेप्शन, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, पब्लिक ऑर्डर का मामला आता है, वो छोड़ के वो प्रेसिडेंट को भी और जो भी यूनियन से रिलेटेड ऑफिसर है उन सबको भी वो जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन का पावर लोकपाल के पास होता है, लोकायुक्त के पास पावर होगा स्टेट से रिलेटेड। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट का फीचर क्या नहीं है? लोकपाल के पास सिविल पावर होता है, बिल्कुल सिविल कोर्ट का पावर होता है, और सुओ मोटो वाला भी जो है वो कर सकते हैं, और जो है उनके पास खुद का इंक्वायरी विंग होता है कि सीबीआई के तहत वो करते हैं। लेकिन ही कैन नॉट टेक कंप्लेन अगेंस्ट एनजीओ रिसीविंग फॉरेन फंड। वो कंप्लेन ले सकते हैं, यही तो मज़े की बात है कि जो फॉरेन फंड हो रहा है 10 लाख से ऊपर का, उसके अगेंस्ट में जो है वो कंप्लेन ले सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है गलत है और यही सही आंसर है इसका। अब आप ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ पे करेक्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ मिस्टेक आपको 2-4 नंबर का फासला दिलाता है, जो कि बहुत होता है एग्ज़ाम के इस पार या उस पार रहने में। अब पूछा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट होते हैं? ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका पक्का गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ये जो है नॉमिनेट एंड जो मेंबर होते हैं NDMA का वो नॉमिनेटेड होते हैं चेयरमैन के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर जो है नॉमिनेट करते हैं अदर मेंबर को। तो 1 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। सही आंसर है 1, ऑप्शन नंबर 1। अब मेन इमीडिएट रीज़न क्या था इनेक्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? अब क्या रीज़न था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लाया गया था? भुज अर्थक्वेक, उत्तराखंड फ्लड, उड़ीसा साइक्लोन, ये तो स्टेट रिलेटेड मामला था। एक ठोस रीज़न होगा इंडियन ओशन सुनामी की। इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लाने का। अब अगला सवाल है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका क्या फंक्शन नहीं है? तो पहला है अप्रूव करेंगे नेशनल प्लान, बिल्कुल अप्रूव कर सकते हैं नेशनल प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। प्रोवाइड करेंगे लोन स्टेट को, लोन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? उनका काम तो प्लान बनाना है, गाइडलाइंस देना है, असिस्ट करना है, लोन कैसे दे सकते हैं? तो दूसरा ही पक्का गलत होगा कि वो फंक्शन नहीं है उनका, बाकी सारा जो है सही है। अब अगला सवाल है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस्टेब्लिश करना रिलीफ कैम्प, ये तो नहीं कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन वर्क और डिजास्टर, ये भी नहीं कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जरूर दे सकते हैं, तो इनका काम होगा कि रिकमेंडेशन देंगे। पैसे से संबंधित कोई भी काम नहीं करेंगे, ये रिकमेंडेशन देंगे, प्लान बनाएंगे, ये सब काम कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा कि रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब अगला है DDMA, डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो है चेयरमैन कौन होंगे? अब डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कौन होता है? तो DM होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DM और डिप्टी चेयरमैन। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिश करने में जो भी कोऑर्डिनेशन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस्टेब्लिश करने में कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट? अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन एक विंग होता है जो कि सबको जोड़ के रखने का काम करता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है जो कि सबको जोड़ के रखने का काम करता है। अब कौन सा साल जो है ये फर्स्ट लॉ कमिश्नर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 1955 में हुआ था। तो अभी तक जो है टोटल 22 चेयरमैन हो चुके हैं लॉ कमिश्नर के, और करंट टाइम पे 23rd जो है दिनेश महेश्वरी जो है इसके चेयरमैन हैं। और आप बताइए कि पहले लॉ कमिश्नर कौन थे इंडिया के जो कि 1995 में बने थे? अब अगला सवाल है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड करता है कि लॉ जो है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कंटिन्यू फोर्स अनलेस द रिपील और अमेंडेड? अगर रिपील और अमेंड नहीं किया गया है तो कौन सा जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू रह सकता है? तो 13 और 368 तो पक्का नहीं होगा, और 395 बहुत बाद का है तो ये तो नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 372 कि ये आर्टिकल है जो कि प्रोवाइड करता है लॉ मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वो कंटिन्यू रहेगा इन फोर्स अनलेस उसको रिपील या अमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है। अब अगला सवाल है, इसके 3 ऑप्शन है। इट कैन कंसीडर रिसर्च, और पूछा है कि क्या सही है। इट कैन कंसीडर रिसर्च रिक्वेस्ट सेंड बाय द फॉरेन कंट्रीज इफ़ दे आर रिफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा है क्या? बिल्कुल है ऐसा कि अगर जो
लॉ कमिश्नर का काम क्या होगा कि अगर जो है फॉरेन कंट्री में कुछ रिसर्च चल रहा है और गवर्नमेंट चाहता है उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो वो देना ही पड़ेगा उनको. इट गिव्स ओपिनियन ऑन गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बट ओनली व्हेन द प्रपोज बाय द पार्लियामेंट. ऐसा है क्या? ऐसा शायद नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले. इट हैज़ ऑल्सो फंक्शन टू सिंप्लीफाई एंड मेक द लॉ एक्सेसिबल फॉर लीगल एड टू द पुअर. यही तो मेन काम होता है लॉ कमिश्नर का कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो लीगल एड है पुअर तक ईजिली एक्सेसिबल हो. तो 3 तो पक्का होगा, तो 1 और 3 जो है जिसमें होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा. 2 जो है नहीं होगा. ओनली लगा के जो है ये जो है आपके लिए ईजी कर दिया. ठीक है, अब ये थोड़ा सा कटकुट का निशान हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे. अगला सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सवाल का उत्तर मुझे भी डाउट लग रहा था, क्योंकि जो करेक्ट आंसर इसमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग से था इंश्योरिंग इक्वल पॉपुलेशन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इंश्योर करना है इक्वल पॉपुलेशन. तो ये इसका सही आंसर था. बाकी आप देख लीजिएगा इस सवाल, बस ये एक सवाल था जिसका आंसर मुझे ठीक सही नहीं लग रहा है. अब पूछा जा रहा है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो किस टाइप का बॉडी था. तो ये सब जो है स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. और अभी तक जो है 4 बार जो है डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हो चुका है. अगले सवाल भी यही है कि डीलिमिटेशन कमीशन कितने बार फॉर्म हुआ है, तो 4 बार अभी तक हो चुका है. और अगला जो है अगले साल होगा 2026-27 में. उसके बाद फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से निर्धारित किया जाएगा. तो इसका आंसर बी हो जाएगा. अब पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है. तो इलेक्शन कमीशन खुद में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है. ठीक है. अब पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में नहीं आता है. अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है ग्रीवांस रिड्रेसल का काम देखती है, तो CBC तो पक्का आएगा. CBC भी आएगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी आएगा. लेकिन क्या स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आएगा क्या? वो तो अलग बॉडी है ना, वो तो SSC का एग्ज़ाम लेती है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा. तो बी जो है इसका गलत आंसर हो गया. अब पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कौन से अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, तो वो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट 9B में है और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, जिससे कि हम लोग देखते हैं आर्टिकल 43B में भी जो है चेंजेस आता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये सब आर्टिकल और अमेंडमेंट्स के थ्रू है, जो आप नोट कर लीजिएगा. अब पार्ट 9B के तहत जो है एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने मेंबर थे, तो इसमें जो है टोटल 21 मेंबर थे. अगला पूछा जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है जो ऑडिटर या जो ऑडिट फार्म होते हैं जो ऑडिट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम को, तो उनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए. तो उनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि वो स्टेट लेजिस्लेचर तक के बराबर होने चाहिए. तो वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाएंगे. अगला सवाल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका डेफिनेशन कौन से पंचायती राज वाले आर्टिकल में दिया गया है, 243 के कौन से पार्ट में है. सॉरी, वो इंडिपेंडेंट है, 9B इंडिपेंडेंट है. तो 243 तो पक्का होगा, लेकिन 243 में क्या होगा? ZG तक तो हम लोग पता करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी है, G के बाद ही होगा, तो H हो जाएगा. तो ZH. अब अगला सवाल है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 वाला, जिसके तहत कि पहली बार लैंग्वेज में चेंज आया था और हिंदी को जो है बढ़ावा देने का काम किया गया था. तो उसमें बोला जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है कब तक कंटिन्यू रखने का बात किया गया था. इंग्लिश को जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यू रखने का बात किया गया था, कि अनंत काल के लिए जो है इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जा सकता है. अब अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज. कौन सा चीज़ जो है इंग्लिश में ही परफॉर्म होगा. हाँ, कौन सा चीज़ जो है इंग्लिश में ही परफॉर्म होगा. ठीक है. तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो आपको पता है कि प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इंग्लिश में ही होता है. प्रोसीडिंग हाई कोर्ट का वो भी इंग्लिश में ही होता है. लेकिन कुछ हाई कोर्ट जो है अपने में ही डिस्कस करके वो हिंदी में कोशिश करने का कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो मेनली इंग्लिश में होता है. लेकिन बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है. ये तो बेसिक सा है. और जो चौथा है कि
ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी इंग्लिश में आता है। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं मार्क करना है। जो बिल है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला वो सब हिंदी में भी होता है। ठीक है, एक बार इसको रिमूव ही कर देते हैं, 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये रिमूव नहीं होगा, एनीवेज ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब अगला सवाल पूछ रहा है कि जो 8 शेड्यूल है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कौन कौन सा ऐड किया गया था लैंग्वेज को। तो आपको पता होगा कि जो मैथिली है, डोगरी है, संथाली है, बोडो है, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 100वां क्वेश्चन है कि इन इंडिया अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन डज द डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन फॉल। जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो किसके अंडर में फॉल करेगा, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में फॉल करेगा। लेकिन बहुत बच्चे इसको इलेक्शन कमीशन मार्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज़ को देखता है, हाई कोर्ट इस चीज़ को देखता है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी का जो केस था, जो उनका इलेक्शन को हाई कोर्ट जो है पहले रद्द घोषित कर देती है, जिसके बाद 6 साल तक उनको कंडेम किया जाता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर इमरजेंसी लगता है। तो ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है इलेक्शन जो है उससे रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन। अब बोला जा रहा है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसके तहत 3 टायर सिस्टम बिहार में कौन से साल में फंक्शन में लाया गया था। तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। इसको 2001 में जो है बिहार में इम्प्लीमेंट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के सजेशन को 2001 में। और इसके बाद जो है 2006 में बिहार में पंचायती राज एक्ट आया था। और अगला सवाल भी उसी से है कि जो 2006 में एक्ट आया था उसके तहत क्या क्या चेंजेस आए थे। तो उसके तहत जो है पहला चेंज था कि क्या बिहार में 50% रिजर्वेशन दे दिया गया था वुमेंस को हर लेवल पे। बिल्कुल सही बात है कि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था उनके पॉपुलेशन के आधार पे। बिल्कुल सही बात है। 25% रिजर्वेशन था बैकवर्ड कास्ट के लिए, क्या ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो तीसरा को एलिमिनेट करेंगे तो इससे हमारा सही आंसर निकल जाता है 1 और 2 ओनली। अब ग्राम सभा का कोरम कितने का होता है। तो ग्राम सभा का जो कोरम होता है वो 1/20 का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोरम जो है 1/20 का होगा। और पंचायती राज जो एक्ट था बिहार का 2006 का, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पॉपुलेशन कितना होता है पंचायती राज फॉर्म करने का। तो उसके लिए मिनिमम 7000 पॉपुलेशन होता है कि 7000 पॉपुलेशन में एक ग्राम पंचायत फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पंचायती राज एक्ट जो 2006 का है उसके अकॉर्डिंग जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। बिल्कुल सही बात है। एक वार्ड जो है वो 500 मेंबर के पॉपुलेशन पे निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मुखिया और उप मुखिया है उसको जो है वो जो सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन वो सेक्रेटरी को करते हैं ग्राम पंचायत के। ऐसा कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है कि जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर होते हैं उनका 5 साल का टेन्योर होता है और हर 500 मेंबर पे एक वार्ड क्रिएट होता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो वार्ड है 500 मेंबर होगा तभी एक वार्ड क्रिएट किया गया है। जिला परिषद से संबंधित सवाल है, पूछा जा रहा है कि क्या क्या सही है। तो जिला परिषद से पहला है कि जिला परिषद जो उसके चेयरमैन ने सबमिट करते हैं अपना रेजिग्नेशन डीएम को। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाइस चेयरमैन जो है जिला परिषद के वो भी अपना रेजिग्नेशन डीएम को करेंगे, नहीं ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और तीसरा जो है ये लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन जो मेंबर होते हैं जिला परिषद के अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बाकी मेंबर है वो चेयरमैन को देंगे अपना रेजिग्नेशन और जो चेयरमैन है वो डीएम को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। वाइस चेयरमैन जो है अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देंगे, पहला और तीसरा सही है। 13 इंडिया हब एक नॉलेज और इनोवेशन हब का एक 13 इंडिया हब और इंडियन इनोवेशन हब जो है डिवीज़न है वो किसका डिवीज़न है। तो ये नीति आयोग का डिवीज़न है। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है लेकिन आप बस याद कर लीजिए कि 13 इंडिया हब नॉलेज इनोवेशन हब नीति आयोग से संबंधित है। पहला चीफ जस्टिस कौन थे पटना हाई कोर्ट के। तो कोई तो अंग्रेज ही होंगे क्योंकि पटना हाई कोर्ट जो है बहुत पहले बन चुका है। ठीक है, 1916 में पटना हाई कोर्ट बना था। तो उस समय कौन थे जज। तो उसके जज थे एडवर्ड माइनार्ड डेस चैम्स कोलम्बियार। तो चैम्स कोलम्बियार आप याद रख सकते हैं कि वो पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। अब पूछा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट का जो मेंबर होते हैं तो टोटल कितने मेंबर होते हैं
ठीक है। तो इसमें 29 परमानेंट मेंबर होंगे और 14 एडिशनल मेंबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 29 मेंबर, 14 एडिशनल मेंबर। ये बिहार से रिलेटेड पॉलिटी का क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्ज़ाम में। अब बोला जा रहा है कि कौन हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं स्टेट का, तो स्टेट का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होगा, तो ये होंगे चीफ सेक्रेटरी। अब अगला सवाल है कि 15 करोड़ रुपया जो है, अब करंट अफेयर का सवाल आ जा रहा है कि कौन सा स्टेट जो है 15 करोड़ रुपया अलोकेट किया था खो खो टीम के लिए, जो जनवरी 2025 से 2027 तक इन्वेस्ट करेगा ताकि खो खो का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके उस राज्य में। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया था। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य पहला हो गया है नॉर्थ ईस्ट का जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक प्रॉपर्टी गार्ड अंडर सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, जिसको कि स्वामित्व स्कीम के तहत लाते हैं। तो स्वामित्व स्कीम के तहत जो है प्रॉपर्टी कार्ड कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो ये है आपका मिजोरम। ठीक है। दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा ब्लडी हो गया है तो ये मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का कि इंडिया में बोल रहा है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क हो गया वर्ल्ड में। बिल्कुल भी नहीं, इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है मेट्रो नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में। और मेट्रो जो है स्टार्ट हुआ था कोलकाता में, बिल्कुल सही है, लेकिन एज यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ 1986 दिया हुआ है, 1984 था। और तीसरा जो है इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क जो है 1000 किलोमीटर को पार कर गया है, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर सिर्फ तीसरा है। तो ये आप बस सुन लीजिए, आप PDF से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगला सवाल है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बिहार से संबंधित पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है पहला कौन था जिसको कि इस एक्ट के तहत जो है मान्यता मिला है। कौन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सुमित्रा रानी साहा, जिनको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो पहली महिला बन गई है जिनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू किया गया है, सुमित्रा रानी साहा। अब अगला है कि प्रेसिडेंट अशोक श्रीवास्तव जो है फाउंडर है, प्रेसिडेंट अशोक श्रीवास्तव फाउंडर और प्रेसिडेंट है पूर्वांचल भोजपुरी महासभा, जो कि अभी रिसेंटली 31 दिसंबर 2024 को दुनिया से गुजर गए। अशोक श्रीवास्तव फाउंडर थे पूर्वांचल भोजपुरी महासभा का, ये अभी गुजर गए हैं। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते थे, तो वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आते थे। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा था मुझे भी अच्छे से, इसलिए इतना समय लग गया पढ़ने में। अब बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थॉट द एजेस, ये किताब कौन लिखा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये किताब जो है अमित शाह जी ने लिखा है। लेकिन आप याद कर लीजिए पिछली बार भी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर शाह, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था उनके बुक से रिलेटेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इससे संबंधित क्या सवाल, ये सही नहीं है पूछा जा रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि यूएस और रसिया जो है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, चाइना और इंडिया जो है तीसरे और चौथे नंबर पे है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि फायर पावर इंडेक्स में यूएस पहले पे है, चाइना दूसरे पे है, यूएस पहले पे है, रशिया दूसरे पे है, चाइना तीसरे पे है और इंडिया चौथे पे है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसमें फॉल्स पूछा जा रहा है, इसलिए जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे जो है वो खुलने जा रहा है। तो एआई यूनिवर्सिटी जो आप बस जान लीजिए कि तमिलनाडु में जो सेटअप होगा इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और इसका सही आंसर भी ए ही है। इससे ज़्यादा जान के वो फालतू है, आपको दिया हुआ है। दोस्तों इधर और भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, खैर मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा आपको जो है सॉल्यूशन के साथ जो है ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो इस चैनल के नाम से है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन ये बहुत मुश्किल है पढ़ा जाना। 123 जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अभी यूनियन बजट हुआ था, उसमें 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, तो रिबेट हो गया था 12 लाख तक 0% का, तो ये सही था। 12 से 16 लाख तक 15 था। ये हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से 16 में 15, फिर 16 से 20 में 20,
20 से 24 में 25 होगा, और 25 और 24 से 28 में 30 होता, उसके बाद फिर देखा जाता। तो ये जो है चौथा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन बाकी सब सही है कि 12 से 16 में 15, 16 से 20 में 20 और 20 से 24 में 25% होता। अब बोल जा रहा है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है कौन सा राज्य लॉन्च किया था, तो ये हरियाणा राज्य लॉन्च किया था। अब बोला जा रहा है कि 17वां ब्रिक्स का समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो 17वां ब्रिक्स का समिट जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है। पर्पल फेस्ट जो फेस्टिवल हुआ है राष्ट्रपति भवन में, वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी वाले लोग हैं, उससे रिलेटेड था। जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, तो ये गुरुग्राम में किया गया था, हरियाणा के गुड़गांव में किया गया था। अब बोला जा रहा है कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो है महिला को एडुकेशन देने के लिए लेट्स स्टडी नाम का कैंपेन चलाया जा रहा है, तो अफ़गानिस्तान था, वहाँ पे ऐसा चलाया जा रहा है कैंपेन। ठीक है। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से, ये पूछा जा रहा है। तो 20% है फीमेल का पार्टिसिपेशन, बिहार की महिला का पार्टिसिपेशन जो है 20% है। आरबीआई का जो रेमिटेंस सर्वे के अकॉर्डिंग जो है कितना इंडिया रेमिटेंस 2024 में रिसीव किया था, तो इंडिया जो है 2024 में 129.1 बिलियन का रेमिटेंस जो है बाहर से रिसीव किया था। डिजिटल लिटरेसी कौन सा राज्य में हो गया है, तो केरला में जो है डिजिटल लिटरेसी हो गया है। ठीक है। अब देखिए पंबन ब्रिज, ये हमने अभी पंबन ब्रिज, उसके बाद आर्क ब्रिज, फिर चेनाब ब्रिज, ये सब हमने पढ़ा है। और अभी देखिए सवाल भी चेनाब ब्रिज से रिलेटेड है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है कि चेनाब ब्रिज का जो है हाइट बोल दिया है कितना था, जो कि वटकल विलेज में 459 था, नहीं वो 359 था, आई गेस 359 था। और 2 किलोमीटर था, ये नहीं 1.4 किलोमीटर के आसपास था, 1.31 के पास। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 70 किलो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जो है इंडिया की तरफ से कौन जीते थे, तो हितेश जी थे। 70 किलोग्राम वर्ग में जो है गोल्ड मेडल जीत गए थे। कौन सा राज्य जो है रिसेंटली डिक्लेयर किया हीट वेव और सनस्ट्रोक को कि डिजास्टर है, तो जो भी कोस्टल स्टेट होंगे वही करेंगे। तो तमिलनाडु पहला राज्य है जो कि हीट वेव और सनस्ट्रोक को जो है वो डिजास्टर जो है घोषित किया है। ये सब दोस्तों दिख नहीं रहा है। और अब जो है मैथ के सवाल आ जाएंगे, तो मैथ के सवाल जो है सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो ऐसे मुँहजबानी से आंसर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा राज्य जो है लॉन्च कर रहा है एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम। अब फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम कौन सा राज्य कर रहा है, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश ही जो है एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम को लॉन्च कर रहा है। 2025 के हिसाब से जो है कौन सा स्टेट है जो पहला बन गया है जिन्होंने फ्यूचर डिपार्टमेंट बजट से रिलेटेड निकाले हैं कि फ्यूचर डिपार्टमेंट होगा बजट का, कि फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो हरियाणा जो है वो ऐसा करने वाले हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है कि खो खो इंडिया बीच गेम वो जो है कहाँ पे हुआ था, तो दमन एंड दीप में हुआ था। 19 मई 2025 से उसका शुरुआत हुआ था और उसका थीम था पर्ल डॉल्फिन, बिल्कुल सही है। लेकिन हरियाणा नहीं, यही मज़े की बात है कि इसमें जो है मणिपुर जो है फर्स्ट रैंक लाया था और इसीलिए अलग है और शायद आपको ट्रिक की में क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज़्म पेमेंट सिस्टम कहाँ पे हुआ है, दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री बन गया है जो ये काम कर रहा है कि क्रिप्टो टूरिज़्म पेमेंट, तो भूटान में ये हुआ है, आपको पता ही होगा। 42वां नेशनल सीनियर रोडिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है आपको भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है कि रोडिंग चैम्पियनशिप कराया जा रहा है भोपाल में। ठीक है। बाकी सब जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो हमने हमारा प्रयास था कि हम लोग 1 घंटे में जो है पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, जैसा कि हमने कंप्लीट करने में
ये आप देख पा रहे हैं कि 1 घंटे में ये वीडियो हमारा हो गया है। तो थोड़ा सा ब्लरी आ गया था तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी पढ़ते रहिए और कमेंट जो है, ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हम लोग आने वाले टेस्ट सीरीज़ के साथ भी उसका सॉल्यूशन जो है डिटेल में करते रहेंगे। तो इसके लिए आप जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।